नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो कि सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो वो प्रो हिस्ट्री में आता है और हिस्ट्री का ये जो क्लास है इसका पूरा प्लेलिस्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी का जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का ये जो नया चैप्टर है, चूँकि ये चैप्टर नहीं, यहीं से हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे और क्या क्या घटित हुआ था, घटना क्या क्या हुआ था वो हम लोग पढ़ेंगे। और जो अंग्रेज़ कब आए थे, ये मुग़ल कब आए थे, ये सभी हम हिस्ट्री अब इसी के अकॉर्डिंग हम जितना आता है सब पढ़ेंगे। जो प्री हिस्ट्री था, प्रो हिस्ट्री था, ये मैंने क्लास कंप्लीट कर दिया है, जाकर आप उसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ प्लेलिस्ट का, जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हिस्ट्री के क्लास को। और ये हिस्ट्री क्लास को हम 3 भागों में सबसे पहले हम इसको बात करेंगे। 3 भागों में इसको पहले बाँट लेते हैं हिस्ट्री के क्लास को। समझेंगे एक-एक ये हिस्ट्री होता क्या है। देखिए, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे प्रो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के, तो उसमें ये था कि एविडेंस के आधार पर उस हिस्ट्री को हम पढ़ रहे थे। कौन से एविडेंस मिला था, तो पाषाण काल मतलब पत्थरों पर जो एविडेंस मिला था, कोई जिसका साक्ष्य लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला था, एविडेंस नहीं मिला था, तो उसका हिस्ट्री भी हम लोग पढ़े थे। कुछ कुछ लिखा हुआ था उसका भी हम लोग पढ़े थे। लेकिन ये जो हिस्ट्री है ये उसी टाइम से चलता आ रहा है अभी तक का, वो हम लोग पढ़ेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है, तो इसको हम देखेंगे। इस ऐतिहासिक काल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में ऐतिहासिक काल, और इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इसको आसान बनाने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल का, फिर से पढ़ेंगे मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल। लेकिन इससे पहले, पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे जो ऐतिहासिक ये काल है, इसमें कौन कौन सा एविडेंस मिला है जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये प्राचीन काल का है, ये मध्यकाल का है, ये आधुनिक काल का है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो स्रोत एविडेंस मिला है कुछ इस प्रकार है कि जो ऐतिहासिक काल का स्रोत हमको 3 भागों से फिर से इसको पढ़ने को मिलता है कि पुरातात्विक, यानी जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उनका जो खोज करते हैं, उनके हिसाब से जो पुरातात्विक सामान मिलते हैं उनके हिसाब से ये एक एविडेंस होता है जिससे हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। एक होता है विदेशी यात्रा, जो विदेश फॉरेन से ऐसे यात्रा करते हैं, उनकी किताब होती है, उनकी लिखित द्वारा किताब होती हैं। और कुछ एक होती है साहित्य स्रोत, साहित्य द्वारा उनसे पता चलता है, वो अपने अपने कविताओं में ऐसे कुछ जिक्र किए होते हैं जिससे पता चलता है कि इतिहास में ऐसा घटना हो चुका है। ठीक है, तो ये पुरातात्विक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक में कौन कौन से पता चलता है। जैसे सिक्का के बारे में, सिक्का उस समय कौन सा चलता था, अभिलेख क्या था। अभिलेख मतलब एक स्तंभ कह सकते हैं, वो उस समय का स्तंभ था जिस पर राजा महाराजा पहले उस पर अपनी प्रशंसाएं लिखवाते थे, राज्य में क्या होता था वो लिखवाते थे ऐसे पत्थरों पर, तो वो अभिलेख होता था। एक होता है विदेशी यात्रा, तो उनकी विदेशी यात्राओं का जिक्र होता है। आज के टाइम में जैसे लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो उसी टाइप वो पहले का जो यात्रा होता था, वो यात्रा करते थे उस टाइप के आदमी। तो वो अपने किताबों में जिक्र किया करते थे कि मैं इस देश में गया घूमने, तो वहाँ पर ऐसा राज था, राजपाट होता था, ऐसा वहाँ का प्रशासन था, ऐसा खान पान था। तो उनके किताबों से जिक्र मिलता है, तो उसको उसको बोलते हैं विदेशी यात्राओं द्वारा ऐसे एविडेंस मिलना। ठीक है, अब एक होता है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में हम देखते हैं कि इसको 2 भागों में बांटा गया है साहित्य स्रोत को। एक होता है धार्मिक और एक होता है गैर धार्मिक। धार्मिक में कौन कौन सा होता है, धार्मिक में ब्राह्मण आ जाता है और गैर धार्मिक में गैर ब्राह्मण आता है। ठीक है, इसको एक चार्ट के जैसे आप भी बनाइएगा, तभी आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आएगा। तो साहित्य स्रोत में जो हमको एविडेंस मिलता है धार्मिक और गैर धार्मिक में, तो धार्मिक में एक होता है ब्राह्मण, एक होता है गैर ब्राह्मण। ठीक है, और इन ब्राह्मण का जो स्रोत है, एविडेंस है, वेदों से मिलता है और उपन्यास से मिलता है। लेकिन वेदों से मिलता है और उपन्यास से मिलता है, लेकिन गैर ब्राह्मण की बात करें तो इसको जैन से मिलता है, जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से, ये गैर ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो हिस्ट्री काल का, जो हिस्ट्री टाइम पीरियड था उसका जो एविडेंस था, ये इस टाइप का एविडेंस है। तो इसको हम देखते हैं, इसी के आधार पर जितना था इसको एनालिसिस करते थे,
किए गया है और उसी के आधार पर ये इतिहास को बनाया गया, इतिहास लिखा गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुरातात्विक स्रोत कौन कौन सा है। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत तो मैंने आपको बताया था। पुरातात्विक स्रोत जो कि सिक्का मैंने बताया था और अभिलेख बताया था। तो सिक्का कुछ इस तरह पहले बनाया जाता था, सिक्का पर ऐसे चित्र बनाया जाता था, पत्थरों पर ऐसे चित्र बनाया जाता था, लिखा जाता था उनका अपने प्रशंसाओं के बारे में, प्रशासन हो गया, प्रशंसा करना, तारीफ़ें राजपाट में क्या चल रहा है वो, ऐसे इनका जो एविडेंस मिलता है आर्कियोलॉजिकल द्वारा, तो उनके आधार पर ये हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सिक्का स्रोत ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सिक्का किस किस काल में कैसे मिला है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सिक्का स्रोत के बारे में। तो सिंधु काल की बात करते हैं। सिंधु काल में तो टेराकोटा मिट्टी का सिक्का मिलता था। टेराकोटा मिट्टी का ये सिक्का होता था। सिंधु काल में ये टेराकोटा मिट्टी का सिक्का जो पुरातात्विक स्रोत द्वारा मिला है, तो इससे पता चलता है कि सिंधु काल में कोई सिक्का चलता था जिसका नाम था टेराकोटा। मौर्य काल में सिक्का मिला। मौर्य काल में तीन सिक्का मिला था, जिसका पहला सिक्का का नाम था आहत, दूसरा का नाम था पंचमार्क, तीसरा का नाम था पण सिक्का। ये पण सिक्का में चांदी का, सिल्वर का कुछ हिस्सा मिला हुआ होता था। ये मौर्य काल में मिलता था। ये सिक्का जो स्रोत है इसको ध्यान दीजिएगा। सिक्का स्रोत में सिंधु काल में तो टेराकोटा ये मिट्टी का बना होता था। मौर्य काल में जो मिला आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का, पण सिक्का। आज जो पण सिक्का है इसमें सिल्वर का कुछ आंशिक रूप से ऐसे मिला हुआ होता था, बनाया गया था। ये मौर्य काल का है। अब बात करते हैं यूनानी काल में कौन सा सिक्का मिला था? सोना का सिक्का मिला था। यूनानी काल में सोना का सिक्का मिला था। कुषाण काल में, ये सब याद करिएगा, कुषाण काल में प्योर सोना का, प्योर गोल्ड मिला था, प्योर सोने का सिक्का मिला था। और गुप्त काल में इसमें सिक्का तो बहुत मिला था, लेकिन कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सर्वाधिक सोना का सिक्का इसमें मिला था, सर्वाधिक सोने का सिक्का। फिर से अशुद्ध सोने का सिक्का, शुद्ध। ये जो अशुद्ध सोने का सिक्का मिला था ये किसके काल में मिला था? स्कंदगुप्त के। जब आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री तो उसमें समझ जाएंगे। ये अशुद्ध सोने का सिक्का मिलता था और एक मिलता था शुद्ध सोने का सिक्का। ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ये मिलता था। और एक मिलता था मयूर सिक्का, और रुकिए, एक हो गया मयूर सिक्का। ये समुद्रगुप्त के टाइम में मिलता था। मयूर सिक्का, ठीक है। मयूर सिक्का। एक मिलता था कौड़ी। तो ये सिक्का आप याद कर लीजिएगा। गुप्त काल में कौन कौन से सिक्का मिलता था? सर्वाधिक सोने का सिक्का मिलता था, गोल्ड। और एक मिलता था अशुद्ध सोने का सिक्का, किसके काल में मिलता था? स्कंदगुप्त के काल में। और एक मिलता था शुद्ध सोने का सिक्का, जिस चंद्रगुप्त द्वितीय यानी सेकंड के टाइम में मिलता था। और एक था मयूर सोने का सिक्का
जिसको समुद्रगुप्त के टाइम में मिलता था, और एक मिलता था कौड़ी। ठीक है, इसको याद कर, ये गुप्त काल के टाइम की बात कर रहा हूँ, गुप्त काल। अब बात करता हूँ सातवाहन काल में कौन कौन सा सिक्का मिला था। सातवाहन काल में सीसा का सिक्का बनाया गया था। सीसा के सिक्का बनाया गया था। अब हुमायूं काल में क्या मिला था? हुमायूं काल में चमड़ा के सिक्का बनाया गया था, चमड़ा का सिक्का। तो ये जो सिक्का है, ये सिक्कों का जो एविडेंस मिला है, तो इससे हिस्ट्री का पता चलता है कि कौन से काल में, किसके काल में कौन से सिक्के बनते थे। तो ये याद रखिएगा, हुमायूं काल में कौन से सिक्का बनता था? चमड़ा का सिक्का बनता था। शेर शाह सूरी की बात करें, ये सातवाहन हो गया, हुमायूं हो गया। शेर शाह सूरी की बात करें, शेर शाह सूरी की बात करें तो इसमें भी 3 प्रकार के सिक्के बनते थे। एक हो गया दाम सिक्का, एक हो गया रुपया, और ये जो रुपया है शेर शाह सूरी के टाइम का है, जो अभी तक रुपया चलता आ रहा है। और एक हो गया असरफी। ये जो दाम सिक्का था ये तांबा से बनता था, तांबा से। ये जो रुपया था ये सिल्वर से बनता, चांदी से बनता था। और जो असरफी सिक्का था ये गोल्ड से बनता था, सोना से बनता था। तो शेर शाह सूरी के टाइम में 3 सिक्का चलता था। दाम जो तांबा से बनता था, रुपया सिल्वर से बनता था, और असरफी ये गोल्ड से बनता था। तो ये सिक्कों का इतिहास है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख स्रोत। तो अभिलेख स्रोत क्या है? देखिए, अभिलेख स्रोत मतलब ये जो स्रोत है, इसका एविडेंस हमको पता चलता है कौन से शासनकाल में, किसके शासनकाल में कौन सा अभिलेख कब बनवाया गया था, और उस अभिलेख पर क्या क्या लिखा गया था, वो हमको मिलता है। तो विश्व में अभिलेख लिखने का जो प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने चालू किया था। डेरियस ने चालू किया था। जो मतलब विश्व में अभिलेख लिखने का जो चलन था, ये ईरान के शासक ने, डेरियस ने चालू किया था अभिलेख पर लिखना। और पहला अभिलेख कब मिला था? पहला अभिलेख मिला था तुर्की में मिला था, या एशिया माइनर, या माइनर भी बोलते हैं, एशिया माइनर। पहला अभिलेख तुर्की के बोगज गोई में अभिलेख मिला था, जिसे एशिया माइनर भी बोलते हैं। तुर्की में मिला था, जिसे बोगज गोई एक जगह का नाम है, वहाँ पर मिला था अभिलेख तुर्की में। हाथी गुफा अभिलेख मिला था। हाथी गुफा अभिलेख, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया हाथी गुफा अभिलेख, ये मिला था उड़ीसा में। ये कहाँ मिला था? उड़ीसा में। इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा था। कौन लिखा था? कलिंग राज। लिख लीजिएगा, आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए, कलिंग राज खारवेल ने लिखा था। इसमें ये जो अभिलेख है, इसमें कलिंग युद्ध जब हुआ था तो उसकी चर्चा इस अभिलेख पर किया गया है। कलिंग राज में इसकी चर्चा, अभिलेख कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो ये हाथी गुफा जो अभिलेख मिला है, तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था उसका चर्चा किस पर हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख पर किया गया था। तो युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था, ये भी याद करना जरूरी है। तो कलिंग का राजा कौन था? गंगवंश के नंदराज।
कौन राजा था? गंगवंश के नंदराज था। और ये हाथी गुफा अभिलेख इसको बोलते हैं, और ये उड़ीसा में मिला था, जिसका कौन लिखवाया था? कलिंग राज खारवेल ने लिखवाया था। और क्यों लिखवाया था? क्योंकि कलिंग युद्ध जो हुआ था उसकी चर्चा इस हाथी गुफा अभिलेख पर लिखा गया था। और युद्ध के समय कौन राजा था? कलिंग का राजा गंगवंश के नंदराज था। ठीक है। अब एक आता है ऐहोर अभिलेख। ऐहोर अभिलेख इसको भी लिख देता हूँ। ऐहोर अभिलेख, और ये मिला था राजस्थान में मिला था। इसमें पुलकेशिन, अभी ये समझ नहीं आएगा, अगर पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आएगा ये पुलकेशिन कौन है। इसमें पुलकेशिन ने हर्षवर्धन के विजय पर, जो विजय की चर्चा थी हर्षवर्धन की, ये पुलकेशिन द्वितीय ने, सेकंड ने हर्षवर्धन जब आप पढ़ेंगे हर्षवर्धन का, तो जो हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया था उसकी चर्चा था। हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया था, तो उसकी चर्चा कौन से अभिलेख पर था? ऐहोर अभिलेख पर था। ये पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था ऐहोर अभिलेख पर, हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त करने के बाद। ठीक है, ऐहोर अभिलेख। अब आता है ग्वालियर अभिलेख। तीसरा कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख, और ये एमपी में है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार शासक भोज का है। ये किन का है? प्रतिहार शासक भोज का। ठीक है, प्रतिहार शासक भोज का है ये ग्वालियर अभिलेख। अब एक आता है बिहार अभिलेख। ये जितना मैं बोल रहा हूँ वो अगर उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार अभिलेख कहाँ पर मिला था? बिहार शरीफ में मिला था। और ये स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा इस पर किया था। अश्वमेध यज्ञ, जब आप रामायण देखेंगे तो लास्ट का जो रामायण अगर आपने देखा होगा सीरियल, तो उसमें राम और लक्ष्मण जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और जो कोई उस पर विजय प्राप्त करता है उससे युद्ध किया जाता है। तो लव कुश ने उस घोड़ा को प्राप्त किए थे जिससे उनका युद्ध हुआ था। लेकिन ये जो स्कंदगुप्त ने अश्वमेध एक यज्ञ किया था, वही यज्ञ किया था जिसका चर्चा, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा इस बिहार अभिलेख पर लिखा गया था। तो ये बिहार अभिलेख पर जो अश्वमेध यज्ञ की चर्चा को लिखा गया था, इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि यह स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इससे हिस्ट्री का पता चलता है। ठीक है, अब आता है देवपाड़ा अभिलेख। ये बांग्लादेश में है। देवपाड़ा अभिलेख ये बांग्लादेश में है। यह सेन वंश का शासक विजय सेन का था। सेन वंश का शासक कौन था? सेन वंश का शासक विजय सेन का था, जिसकी चर्चा ये देवपाड़ा अभिलेख पर मिलता है। ठीक है, अब आता है मंदसौर अभिलेख। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं अभी ये अभिलेख है इसको पढ़ा देता हूँ। इसके बाद स्तंभ लेख आता है, उसको अगले वीडियो में चर्चा करूँगा उसका। तो ये पहले देख लेते हैं मंदसौर अभिलेख। वीडियो काफ़ी छोटा मैं बना रहा हूँ ताकि आप बोरिंग महसूस ना करें। मंदसौर अभिलेख जो था, मालवा के शासक
मालवा के शासक कौन थे? यशोवर्मन थे। यशोवर्मन। मालवा के शासक कौन थे? यशोवर्मन का था। ये जो यशोवर्मन का इनका चर्चा किस पर मिलता है? मंदसौर अभिलेख पर मिलता है। और ये मालवा के शासक थे यशोवर्मन। एक आता भीतरी अभिलेख। देखिए ये जो मंदसौर है ना, ये एमपी में है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये एमपी में है। और एक आता है भीतरी अभिलेख, ये यूपी के गाजीपुर में भीतरी अभिलेख मिला था, जिसको बोलते हैं भीतरी अभिलेख। ये यूपी के गाजीपुर में मिला था भीतरी अभिलेख। इसकी चर्चा क्या था? इस अभिलेख पर ये चर्चा क्या था? तो देखिए स्कंदगुप्त ने जब हूणों पर आक्रमण किया था तो उसकी चर्चा भीतरी अभिलेख पर करवाया था। हूणों पर आक्रमण कौन किया था? आक्रमण स्कंदगुप्त ने। तो ये जो हूणों पर आक्रमण था, इसका चर्चा किस पर मिलता है? भीतरी अभिलेख पर मिलता है। और ये कहाँ मिला था? यूपी के गाजीपुर में मिला था। अब एक आता है जूनागढ़ अभिलेख। एक आता है जूनागढ़ अभिलेख, और ये गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात में है। इस अभिलेख पर क्या चर्चा की गई था? इस अभिलेख की खासियत क्या है? तो इस अभिलेख की खासियत यही है कि जब इसमें रुद्रदायन ने, वहाँ का जो शासक था रुद्रदायन, रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा, ये सुदर्शन झील की चर्चा जूनागढ़ अभिलेख पर मिलता है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या बनवाया था? सुदर्शन झील बनवाया था। और रुद्रदायन ने उसकी चर्चा, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सुदर्शन झील को कंप्लीट करवाया था, ठीक है, जबकि रुद्रदायन ने ही बनवाया था झील को, लेकिन कंप्लीट कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये सुदर्शन झील की चर्चा किस पर मिलता है? कैसे पता चला हमको हिस्ट्री में? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अब आता है प्रयाग अभिलेख। ये प्रयाग अभिलेख क्या है, इसको भी हम देखते हैं। ये जितना मैं बता रहा हूँ एक एक करके ये लिखते जाइएगा। प्रयाग अभिलेख, ये प्रयागराज में, जिसको आज इलाहाबाद बोलते हैं, इसको समुद्रगुप्त ने अपने विजय की चर्चा इस पर करवाया था। समुद्रगुप्त ने जहाँ जहाँ आक्रमण किया था, जहाँ जहाँ विजय प्राप्त किया था, ये विजय की चर्चा किस पर करवाया था? प्रयाग अभिलेख पर करवाया था। तो ये अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि कौन कौन सा हिस्ट्री का जो एविडेंस है, क्या क्या एविडेंस मिलता है जिससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये अभिलेख स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ये अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ लेख, कौन कौन से स्तंभ लेख है, उसके बाद विदेशी यात्रा द्वारा कौन कौन सा एविडेंस मिला, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे और फिर से पढ़ेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारे लेक्चर अगर यूजफुल अगर लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, मैं कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मांग रहा हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।